हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेज शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली सल्तनत का एक नया राजवंश यानी कि लोधी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने दोस्तों गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने स्टडी करवा दी है। और दोस्तों, ये जो आज का हमारा जो टॉपिक है लोधी वंश, ये दिल्ली सल्तनत का ये लास्ट राजवंश है। दोस्तों, इसके बाद में हमारे भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। दोस्तों, तो दोस्तों जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। तो दोस्तों, लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। लोधी वंश का यानी कि लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है 1451 से लेकर दोस्तों 1526 ईस्वी तक है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य जो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, उस पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी की पराजय हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों हमारे भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाला कौन सा शासक था दोस्तों? बाबर है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम आज इस पूरे लोधी वंश को कवर करेंगे। तो जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस है उसको चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लोधी जो सुल्तान है दोस्तों, ये दोस्तों अफ़गान थे दोस्तों। और दोस्तों ये अफ़गान थे, लेकिन ये कौन से कबीले के हैं दोस्तों? ये दोस्तों याद रखिएगा, एक गिलजई कबीला है। इस गिलजई कबीले के दोस्तों ये अफ़गान शासक थे दोस्तों। और उन्हें दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जब सैयद वंश के बाद में दोस्तों ये भारत पर इस लोधी वंश का शासन होता है। तो दोस्तों ये 75 वर्ष तक हमारे भारत पर उन्होंने शासन किया दोस्तों। तो थोड़ा सा दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि भारत पर जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी राजवंश हुए हैं उनकी मैं आपको बात बता देता हूँ। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला कौन सा राजवंश था दोस्तों? देखिएगा, पहला आया गुलाम वंश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद से तुगलक वंश तुगलक वंश तुगलक वंश के बाद में दोस्तों सैयद वंश और सैयद वंश के बाद दोस्तों ये लास्ट है लोधी वंश दोस्तों। तो दोस्तों ये इनका क्रम है, याद रखिए, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश और लोधी वंश दोस्तों। इसके बाद में हम देखिए, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि दोस्तों गुलाम वंश ने कितने वर्ष तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया दोस्तों। देखिएगा, सबसे ज़्यादा देखिएगा, यानी कि गुलाम वंश ने 84 वर्षों तक शासन किया। ठीक है दोस्तों, और खिलजी वंश ने 30 वर्ष तक शासन किया दोस्तों। और दोस्तों तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक शासन किया दोस्तों। और सैयद वंश ने 37 वर्ष तक और लोधी वंश ने दोस्तों 75 वर्ष तक। हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो शासन किया दोस्तों किस वंश राजवंश ने? तुगलक वंश ने, फिर गुलाम वंश ने, फिर लोधी वंश ने, फिर सैयद वंश और खिलजी वंश ने। दोस्तों हम यूँ कह सकते हैं कि सबसे लंबी अवधि तक शासन करने वाला जो वंश था दोस्तों तुगलक वंश था। और सबसे कम अवधि तक यानी कि 31 सालों तक शासन करने वाला था दोस्तों खिलजी वंश दोस्तों। तो दोस्तों इन सभी के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम बात करेंगे लोधी वंश के बारे में। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं इसके बारे में। देखिएगा, तो मैंने अभी आपको बताया था कि लोधी वंश है। लोधी वंश के जो भी सुल्तान है वो अफ़गान थे। और अफ़गान में कौन सा कबीला था? एक गिलजई कबीला था। इस गिलजई कबीले के शासक थे दोस्तों। और लोधी वंश में 3 महान शासक हुए हैं। इन 3 महान शासकों की अगर हम बात करें तो पहला शासक है दोस्तों बहलोल लोधी, जिसने 1451 से लेकर 1489 तक शासन किया। दूसरा शासक है सिकंदर लोधी, 1489 से लेकर दोस्तों 1517 ईस्वी तक शासन किया। और फिर इब्राहिम लोधी जो लोधी वंश का लास्ट शासक हुआ दोस्तों, जिसने इब्राहिम लोधी को दोस्तों बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में उसको पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना करते हैं बाबर के द्वारा। ठीक है, इसने शासन किया 1517 से लेकर 1526 तक। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिए दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक राजवंश के शासकों एक एक शासकों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहलोल लोधी के बारे में। देखिएगा,
दोस्तों बहलोल लोदी है, ये बहलोल लोदी जो इसका जो टाइम पीरियड है, इसका टाइम पीरियड दोस्तों 1451 से लेकर 1489 तक ये शासन करते हैं दोस्तों। और मैं मानता हूँ दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश के शासक हुए हैं, उन सबसे ज़्यादा अवधि तक यानी लंबी अवधि तक शासन करने वाले ये बहलोल लोदी ही से थे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि लोधी वंश की जो स्थापना है दोस्तों, इस लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी के ही द्वारा की जाती है दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है दोस्तों, ये लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी है। देखिएगा, लोधी क्या है दोस्तों, एक लोधी एक जाति है दोस्तों, क्या है, एक कास्ट है। तो याद रखिए लोधी एक जाति है दोस्तों। ठीक है, देखिएगा बहलोल लोधी है। बहलोल लोधी के जो दादाजी थे यानी कि पितामह हैं वो मलिक बहराम थे दोस्तों, और उनके जो पिताजी थे तो मलिक काला, और इसके जो चाचा जी थे दोस्तों यानी कि मलिक सुल्तान शाह थे, यानी कि इनको इलम खां के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पितामह थे मलिक बहराम, और पिताजी थे दोस्तों मलिक काला, और यानी कि चाचा थे दोस्तों मलिक सुल्तान शाह, यानी कि इलम थे दोस्तों, इलम खां थे। क्योंकि पता है कि दोस्तों इनकी जो इनका जन्म नहीं होता है बहलोल लोधी का, तो उसका पालन पोषण के चाचा मलिक सुल्तान शाह के द्वारा ही किया जाता है दोस्तों। तो याद रखिएगा इस चीज़ इसका। ठीक है, देखिएगा, जब बहलोल लोधी के गर्भ में था यानी कि अपनी माँ के गर्भ में यानी कि अपनी माँ के पेट में था, तभी उनके जो पिताजी हैं दोस्तों यानी कि मलिक काला की क्या हो जाती है दोस्तों, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि इनकी देखभाल और इनकी शिक्षा दीक्षा का जो जिम्मा है दोस्तों, ये मलिक सुल्तान शाह के ऊपर आ जाता है। और इस मलिक सुल्तान शाह ने ही इसकी देखभाल की, इनका लालन पालन किया था दोस्तों। कौन थे इसके, मलिक सुल्तान शाह इनके चाचा जी थे दोस्तों, जिसको हम इलम खां के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको पता है दोस्तों जो सैयद वंश का एक शासक था दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह, या उसको आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह का जो वजीर था दोस्तों, और वजीर जो उसके साथ दोस्तों क्या किया था दोस्तों, विश्वासघात किया था। और साथ ही दोस्तों बदायूं का जो शासक था महमूद महमूद जब भारत पर यानी कि लोधी वंश पर यानी दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया, तब दोस्तों ये अलाउद्दीन आलम शाह क्या करता है दोस्तों, यानी कि सल्तनत को छोड़कर बदायूं चला जाता है, और अपने दो जो साले थे दोस्तों उनके अंदर दोस्तों यानी कि दिल्ली सल्तनत को बराबर हिस्से में बांटकर उनको दे देता है अपने सालों को। लेकिन दोस्तों उन दोनों के अंदर विवाद हो जाता है। तो विवाद होने के बाद में दोस्तों उनकी भी जो समयावधि थी सल्तनत काल के शासन की, वो समाप्त हो जाती है। फिर दोस्तों क्या होता है कि बहलोल लोधी ने अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, यानी कि पूरा का पूरा जो दिल्ली सल्तनत का जो जिम्मा था वो बहलोल लोधी पे आ जाता है। और बहलोल लोधी क्या करता है दोस्तों, वहाँ पर लोधी वंश की स्थापना करता है दोस्तों। तो ये मैंने आपको कहानी पिछले वाले वीडियो में लोधी वंश सैयद वंश के बारे में बहुत ही डिटेल से मैंने बता दिया था। ठीक है, तो देखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि जो उनके जो आलम शाह है यानी कि हम आदिल शाह के जो दो साले थे, यानी कि उसकी दो जो पत्नी थी, उनके दो भाई थे, एक तो साहिना ए शहर और एक अमीर ए कोहते। यानी कि साहिना ए शहर और अमीर ए कोहते के मध्य जब विवाद होता है, तब इस विवाद में अमीर कोहते ने साहना ए शहर की हत्या कर देता है। लेकिन जनता के द्वारा ये अमीर कोहते भी मारा जाता है। और बाद में दोस्तों यहाँ पर दिल्ली पर बहलोल लोधी का अधिकार हो जाता है, और उसने दिल्ली सल्तनत पर लोधी वंश की स्थापना करता है दोस्तों। ये तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बहुत ही डिटेल से मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो तत्पश्चात क्या होता है कि जब वो अलाउद्दीन आलम शाह बदायूं चले जाते हैं, उसके बाद में बहलोल लोधी क्या करता है कि गाजी की उपाधि धारण करते हुए दोस्तों दिल्ली सल्तनत की गद्दी को संभाल लेते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाल लेने के बाद में दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, बहलोल लोधी यानी कि लोधी वंश का अधिकार हो जाता है। यह प्रथम अफगान साम्राज्य था जिसने दिल्ली पर अधिकार करने के लिए आया था। ठीक है दोस्तों, ये बाहर से आया हुआ था। ठीक है, और ये एक जो अफगान की एक शाखा थी दोस्तों, साहू हरवेल शाखा। कौन सी शाखा थी, साहू हरवेल शाखा थी। इस साहू हरवेल शाखा का क्या था दोस्तों, ये एक अफगान शाखा का साम्राज्य था दोस्तों। ठीक है,
देखिए दोस्तों, एक विद्वान हुआ है लोधी वंश में, और उस लोधी वंश विद्वान अब्दुल्ला खां। दोस्तों अब्दुल्ला खां के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, और उस पुस्तक का नाम है दोस्तों तारीख दाऊदी। यानी कि अब्दुल्ला खां के द्वारा एक किताब लिखी तारीख दाऊदी। इस तारीख दाऊदी के अंदर दोस्तों कुछ बातों की कुछ कुछ जानकारी की बात करते हैं। तो इस तारीख दाऊदी के अंदर अफगानों के राजस्व सिद्धांत की जानकारी भी मिलती है। यानी कि जो राजस्व सिद्धांत थे दोस्तों अफगानों के द्वारा, उन राजस्व सिद्धांत की जानकारी भी मिलती है इसी किताब के द्वारा, तारीख दाऊदी, जो अब्दुल्ला खां के द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद में तो बहलो लोदी ने अपने सरदारों के सामने कभी भी सिंहासन पर नहीं बैठा, और बल्कि दरबार में गलीचे पर बैठा था। एक बड़ी जानकारी और मिलती है दोस्तों इससे, कि जो बहलो लोदी था दोस्तों, अपने सरदार जब दरबार लगता था, उस दरबार के अंदर सिंहासन पर वो कभी नहीं बैठता था, और सिंहासन पर नहीं बैठता था, और वो दोस्तों गलीचे पर, यानी कि दरबार में गलीचे पर बैठता था और अपने सरदारों से मंत्रणा करता था। दोस्तों याद रखिएगा, ये आपको कहाँ से जानकारी मिलती है दोस्तों, तारीख दाऊदी, जो अब्दुल्ला खां के द्वारा ये किताब लिखी गई थी दोस्तों। ठीक है, देखिएगा आगे बात करते हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि सरकी सुल्तान महमूद शाह, एक सुल्तान था महमूद शाह का जो विवाह है, तो दोस्तों ये सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री यानी कि बीबी राजी से हुआ था। तो ठीक है दोस्तों, तो ये नाम याद रखिएगा। ये जो आलम शाह थे दोस्तों, सैयद वंश का सुल्तान था, जो अंतिम शासक है। और दोस्तों जो बदायूं चला जाता है, और इससे के बदायूं जाने के बाद में अपना जो भी साम्राज्य है दोस्तों, अपने अपनी जो पत्नी थी उनके दो भाइयों को बराबर बांट देता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब ये अला बहलो लोदी क्या करता है, दिल्ली की सल्तनत को अपने हाथों में हथिया लेता है, तब इसकी जो पुत्री थी दोस्तों, जो अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री बीबी रानी, जो आपको पता है कि पश्चिमी भारत में यानी कि जौनपुर के आसपास में दोस्तों एक सरकी सुल्तान महमूद शाह के साथ उसका विवाह होता है। तो ये क्या करती है कि अपने पिताजी का बदला लेने के लिए क्या करती है, अपने पति जो सरकी सुल्तान है, इस सरकी सुल्तान महमूद शाह को दिल्ली की गद्दी पर वापस अपना राज्य स्थापित करने के लिए भेजती है। ठीक है, तब देखिएगा दोस्तों दोनों के मध्य जब एक युद्ध होगा, इस युद्ध में दोस्तों क्या हाल होती है उसको हम देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों, जो का विवाह है किस यानी कि सरकी सुल्तान महमूद शाह का जो विवाह है वो सैयद वंश के अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह की पुत्री किसके साथ, बीबी रानी के साथ, राजी के साथ होता है। वह बहलो लोदी द्वारा दिल्ली की गद्दी हथियाई जाने और अपने पिता के अपदस्थ किए जाने पर ये क्षुब्ध यानी कि परेशान थी दोस्तों, ये बीबी राजी। तो ये दोबारा से दिल्ली की सत्ता को वापस पुनः प्राप्त करना चाहती है। अब देखिएगा दोस्तों क्या होता है कि सरकी सुल्तान और महमूद शाह के मध्य एक युद्ध होता है, और उस युद्ध की घटनाओं के बारे में हम देख लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये जो युद्ध होता है सरकी सुल्तान महमूद शाह और बहलो लोदी के मध्य दोस्तों, हरियाणा के अंदर दोस्तों पानीपत है, और पानीपत के अंदर एक स्थान है नरेला। इस नरेला के पास में दोनों ही शक्तियों के मध्य युद्ध होता है, बहलो लोदी और सरकी सुल्तान महमूद शाह के मध्य। देखिए दोस्तों, इस युद्ध के अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो सरकी की जो सेना है बहुत भारी पड़ती है दोस्तों, और दोस्तों इस सरकी की सेना वीरता के साथ इस बहलो लोदी की सेना से क्या करती है, युद्ध करती है, और लगभग इस युद्ध के अंदर दोस्तों महमूद शाह जीतने वाला ही था। लेकिन दोस्तों इस महमूद शाह का एक सेनापति था दोस्तों दरिया खां, जो भी क्या था दोस्तों अफगानी था। इसी दरिया खां ने दोस्तों सरकी सुल्तान से क्या विश्वासघात किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इस दरिया खां ये भी क्या था, एक अफगान था। तो दोस्तों इस बहलो लोदी ने क्या किया, यानी कि अपने जाति यानी अपने वंश अपने अपने धर्म का वास्ता दिलाते हुए इस दरिया खां को अपनी सेना में क्या कर लिया, अपनी सेना में सम्मिलित कर लिया दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि ये जो दरिया खां है ये सरकी सुल्तान से क्या करता, विश्वासघात कर लेता है। इसी से विश्वासघात करने से दोस्तों जो बहलो लोदी है इस युद्ध के अंदर सरकी सुल्तान महमूद शाह को पराजित कर देता है। इसी देखिएगा, इसकी सेना संकट में पड़ गई। किसकी सेना दोस्तों, सरकी सुल्तान की सेना संकट में पड़ जाती है। अतः इसे एक
कूटनीति के तहत योजना बनाई, सॉरी, यानी कि इस बहलोल लोदी की जो सेना है वो संकट में पड़ जाती है और एक कूटनीति यानी कि एक रणनीति के साथ एक योजना बनाता है। तो योजना तो क्या बनाता है दोस्तों, इस दरिया खां को अपने पक्ष में कर लेता है। फिर क्या होता है, दरिया खां के हटते ही दोस्तों सर की सेना टूटने लगी और अंततः सर की सेना की पराजय हुई दोस्तों। पराजय होने के साथ दोस्तों क्या आपको पता होना चाहिए, एक बार फिर से जो जूनागढ़ है दोस्तों, सॉरी, जौनपुर है, जौनपुर दिल्ली सल्तनत में वापस क्या कर लेता है, मिला लिया जाता है, दिल्ली सल्तनत में शामिल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है, इसके बाद बहलोल लोदी ने छोटे छोटे प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए कई अभियान भी किए थे दोस्तों। यानी कि जब इस युद्ध के अंदर जो बहलोल लोदी जीत जाता है और सरकी सुल्तान पराजित हो जाता है तो दोस्तों जो बहलोल लोदी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो अब वो क्या करता है कि धीरे धीरे छोटे छोटे प्रांतों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने के लिए अभियान करता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों आपको पता होना चाहिए ग्वालियर का अभियान है दोस्तों। इस ग्वालियर अभियान की बात अपन करते हैं। देखिए दोस्तों, वैसे ग्वालियर का अभियान वो करता है, छोटे छोटे अभियान भी करता है, लेकिन ये इस बहलोल लोदी का ये अंतिम अभियान था, क्योंकि इस अभियान के तहत जब इस अभियान को पूरा करते हुए दिल्ली वापस लौट रहा था तो रास्ते में दोस्तों उसको लू लग जाती है दोस्तों, है ना। लू लगने से दोस्तों ये क्या पड़ जाता है, बीमार पड़ जाता है। और बीमार पड़ जाने से आपको पता होना चाहिए कि 12 जून 1489 ईस्वी में इसी को यानी कि एक मिलावती यानी कि मिलावती नामक स्थान पर बहलोल लोदी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और फिर इस बहलोल लोदी का खेल खत्म हो जाता है। ठीक है, देखिएगा इसके बाद और थोड़ी थोड़ी बातें हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों ने सर्वाधिक समय यानी कि दिल्ली सल्तनत के सभी शासकों में सर्वाधिक समय ने 38 वर्षों तक शासन किया था। किसने, इस बहलोल लोदी ने। मैंने अभी आपको बताया था गुलाम वंश से लेकर यानी कि लोधी वंश तक जितने भी शासक हुए हैं दिल्ली सल्तनत के, उनमें सर्वाधिक लंबी अवधि तक के दोस्तों यानी कि 38 वर्षों तक के दोस्तों शासन करने वाला जो राजा था दोस्तों यानी कि बहलोल लोदी था दोस्तों बहलोल लोदी की और बात करें, इसने बहलोली नामक तांबे के सिक्के भी चलाए दोस्तों। यानी कि इसने बहलोली नामक तांबे के सिक्के चलाए। यानी कि इसका जो वेटेज था इस बहलोली तांबे के से 1 टका बराबर 40 बहलोली। ठीक है, बहलोल लोदी ने राजस्व सिद्धांत में समान में प्रथम की नीति अपनाई, जिससे राजस्व स्थिति में क्या हो गई दोस्तों, गिरावट आ गई। इसके साथ साथ दोस्तों उसने हिंदुओं के प्रति कट्टरता की नीति रखी, बल्कि उसने सरदारों में कई प्रतिष्ठित हिंदू सरदारों को भी दोस्तों अपनी सेना में रखा और अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी, जिसे हम कह सकते हैं राय करण सिंह, राय दादू और राय नर सिंह के द्वारा ये इनको सबको अपने मंत्री परिषद में रखा दोस्तों। ठीक है, बहलोल लोदी के दरबार में कई व्यक्ति खाली नहीं लौटते थे। यानी कि इतना दानशील था दोस्तों कि ये कभी भी आए हुए जो दरबार में आए हुए या अपनी दहलीज पे आए हुए किसी भिखारी को भी दोस्तों ऐसे खाली हाथ नहीं जाने, यानी कि ये दानशील में बहुत अग्रणी था दोस्तों। ठीक है, तो ये आज हमने दोस्तों बात कर ली है कि जो लोधी वंश का जो शासक है बहलोल लोदी, और दोस्तों इसके बारे में डिटेल से हमने पढ़ लिया है। कल हम इसके दोस्त जो शासक हैं सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी को हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिएगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल को लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहिएगा दोस्तों। और दोस्तों एक बार फिर से नए वर्ष की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपकी जो भी मनोकामना है इस नए साल के अंदर पूरी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन आपको लगातार पढ़ते रहना है, स्टडी करते रहनी है दोस्तों, और बहुत ही मेहनत कीजिएगा और आपका लक्ष्य इस 2022 के अंदर पूरा होना है। बिल्कुल होगा, जरूर होगा, ये मेरी मनोकामना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हम कल मिलते हैं इसी लोधी वंश के जो अगले जो शासक है सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी के बारे में कल हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।